गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम बोल ही नहीं रही। Who is this Del? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग लास्ट डे क्या कर रहे थे? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एंगल बिटवीन टू सर्कल्स हो गया था। ऑर्थोगोनल सर्कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। बताइए। ऑर्थोगोनल हो गया था। ऑर्थोगोनल हो गया था ना, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स भी पढ़ा है। उसी में हम लोग एक एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, जिससे बहुत आराम से निकल जाता है अगर हम कैलकुलेट करना चाहें एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। सो एक वो कर लेते हैं, देन कुछ ट्रांजेंसी कंडीशन वगैरह पढ़ेंगे। देखो, हम लोगों ने डिस्टेंस या फिर एंगल बिटवीन टू सर्कल्स कैलकुलेट करना सीखा था। अगर हम लोगों के पास रेडियस पता होता था, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स के सेंटर्स पता होते थे, ऐसा कुछ मालूम होता था, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। लेकिन एक फॉर्मूला है जिससे आपके पास अगर इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ और सिर्फ सर्कल का इक्वेशन गिवन हो, तो आप उसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। जो ये फॉर्मूला है वो जनरेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ वही फॉर्मूला जो आपका था पहले, cos थीटा का जो वैल्यू था, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r1 r2। सो ये हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था। देखिए, मान लीजिए अगर एंगल थीटा है दो सर्कल्स के बीच, दो सर्कल्स के बीच एंगल है, मतलब ये चीज क्लियरली हो जाना चाहिए कि वो दोनों सर्कल्स के टैंजेंट के बीच का एंगल है, बिकॉज कर्व के बीच में कोई एंगल नहीं होता। कर्व के बीच में हम एंगल मेजर ही नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ जो कहा जाए कर्व, एंगल चेंज होता जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू बदलती जाती है, वो हर पॉइंट पे टर्न कर रहा होता है। तो जब भी एंगल बिटवीन टू सर्कल्स की बात करते हैं तो हम टेंजेंट्स के एंगल की बात करते हैं। तो मान लो अगर थीटा हमारे पास एंगल बिटवीन टू सर्कल्स है, और जो सर्कल है उस सर्कल का इक्वेशन गिवन है हमारे पास, s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है फॉर फर्स्ट सर्कल। इसी तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है दूसरा। देन आप एंगल निकाल सकते हैं दोनों सर्कल्स के बीच का बाय दिस फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला आपका बहुत सा आसान हो जाता है। कैसे देखो, जब आपके पास दोनों सर्कल का इक्वेशन गिवन है, देन यू नो सी डैश क्या है, यहाँ से मिल जाएगा। आपको पता है जी डैश क्या है, तो आप यहीं से डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। एफ डैश क्या है, डायरेक्टली इस इक्वेशन से वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको पता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये भी मिल जाएगा, माइनस कांस्टेंट सी यही मिल जाएगा। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, जो आपको यूज करना है एक्चुअल में एंगल बिटवीन टू सर्कल्स निकालने के लिए, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे गिवन होता है, इन दीज टू फॉर्मूला, इन दीज टू इक्वेशंस, सारा इंफॉर्मेशन गिवन है। अब उसको डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा।
लेकिन बाकी जो भी फॉर्मूला अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोगों को पॉइंट के टर्म में दिया रहेगा इंफॉर्मेशन, और आपको रेडियस निकालना होगा। जैसे मान लो अगर हम इस फॉर्मूला को, लास्ट वाले फॉर्मूला को डिस्कस करें, तो हमारे पास फॉर्मूला होता था cos थीटा, दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r1 r2। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, r1 r2 ऐसे जनरली इक्वेशन के फॉर्म में दिया नहीं रहेगा, या तो पॉइंट के फॉर्म में दिया रहेगा, आपको r1 r2 निकालना होगा। तो r1 r2 कैलकुलेट करें, फिर हमारे पास दो सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल ये गिवन है, दूसरा सर्कल ये गिवन है, दोनों का सेंटर गिवन है। आप सेंटर से इस सेंटर के डिस्टेंस को निकालिए, तब आपको d मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, छोटा छोटा बहुत सारा काम करके, इंफॉर्मेशन गैदर करके d का, फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करिए आप, तब आपको रेडियस मिलेगा, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करिए तो r2 मिलेगा। तो इस तरह से सारा इंफॉर्मेशन, छोटा छोटा इंफॉर्मेशन को गैदर करके तब आप cos थीटा निकालते थे, एंगल बिटवीन टू सर्कल। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन इक्वेशन के टर्म में दिया रहेगा और आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते चले जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है अगर इंफॉर्मेशन हमारा इक्वेशन के टर्म में सिंपली दिया रहे तो। और अगर मान लो ऐसे इक्वेशन नहीं दिया है, देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन आप फिर वही मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन इक्वेशन के टर्म में दिया है, दोनों सर्किल का इक्वेशन दे दिया और बोला जाए कि एंगल निकालो, तब आप ये फॉर्मूला यूज करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। देखते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे मान लो हमारे पास दो सर्कल्स है, वन हैव सेंटर C1, दूसरा का सेंटर C2 है, दोनों का रेडियस R1 एंड R2 जो कि जनरली नोन हो सकता है, बाय दिस इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपके पास सर्कल का इक्वेशन है तो आप R1 R2 भी निकाल सकते हो। तो R1 R2 मान लिया, सेंटर अगर गिवन है, देन रेडियस ऑफ द सर्कल R1 R2 है, जो कि सर्कल्स, हमारा सर्कल्स, एक सर्कल हम इस ले रहे हैं, इसको s इज इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, और दूसरा सर्कल है s डैश से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, नोटेशन हमारा s डैश है, तो s डैश इज इक्वल टू 0। दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली s डैश इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन गिवन है। अब देखो, आपको ये भी पता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स जो हम ले रहे हैं, दैट इज d। ये हम लोगों ने प्रीवियस फॉर्मूला जो पढ़ा था उसी के थ्रू हम जानते हैं ये डिस्टेंस जो है उसको हम d से डिनोट कर रहे हैं। अगर इक्वेशन गिवन होता है तो आपको सेंटर निकालना पता होता है। जैसे मान लो इस ये इक्वेशन गिवन है, तो इस इक्वेशन के लिए सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, -1/2। हम लोगों ने इसके लिए भी एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था h ऑर्डिनेट जो हम लेते थे x एक्सिस वाला, दैट इज इक्वल टू -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर इस क्वेश्चन में देखो, सॉरी इस इक्वेशन में देख लो, तो इस इक्वेशन में हमारा x का कोएफिशिएंट क्या है, 2g। तो हम ये यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x लेते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ जो है वो 2g है। तो हम लोग यहाँ पे ये करें, ये कट कर दिया, तो अल्टीमेटली जो x एक्सिस का ऑर्डिनेट आया दैट इज -g। इसी तरह ये -g आ चुका है। और अगर इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट लें तो k से नोटेशन डालते हैं अगर उसका, सो दैट इज इक्वल टू -1/2। सेम फॉर्मूला होता है -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ f। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ f जो है फर्स्ट इक्वेशन का, दैट इज -2, दैट इज +2f।
सो अगर इसको कैंसिल करोगे तो देखो ये क्या आ जाता है, 2 2 यहाँ भी कैंसिल, सो ये -f आ जाएगा। तो आप एक साथ लिख सकते हैं जो सेंटर के ऑर्डिनेट्स हैं दैट इज -2 एंड -f फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो यहाँ लिखा है, मैंने ये कैलकुलेट करके लिखा है आपको, C1 जो सेंटर है दैट इज -g -f। अगर G1 से डिनोट कर रहे हैं तो G1 डाल दो, F1 से डिनोट कर रहे हैं तो F। यहाँ पे G और F से डिनोट किया गया था, तो 2G तो -G -F ये आ गया। इसी तरह दूसरे सर्किल से निकालेंगे तो -G डैश एंड -F डैश, सेंटर ऑफ दीज टू सर्कल्स मिल गया। एंड साथ में हम लोगों को रेडियस का भी फॉर्मूला पता है। अगर ये सर्किल का इक्वेशन गिवन होता है तो रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस r इज इक्वल टू, अगर r1 की बात करें तो फर्स्ट सर्किल, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c, ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर फर्स्ट सर्किल। इसी तरह अगर R2 निकाल दें तो वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट g डैश है हमारा, तो g डैश स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन f डैश का स्क्वायर हो जाएगा माइनस c डैश। तो ये हमारा रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल हो गया। तो इस तरह से हमको मिल गया सेंटर ऑफ द सर्किल एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। कहाँ से मिला है ये सारा इंफॉर्मेशन? बाय दीज टू इक्वेशन। और क्वेश्चन जनरली जो दिया रहता है वो इक्वेशन के फॉर्म में ही दिया रहेगा। तो ये दोनों मिल गया। अब देखो इसी दोनों जो फॉर्म आपने निकाला, आपको इम्पोर्टेंट क्या था? सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ये जो रेडियस था वो, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आपको ये फॉर्मूला यूज कर देना है इस इक्वेशन पे, ये वाला जो इक्वेशन है इस cos थीटा के एंगल वाले पे। सो d स्क्वायर निकालो, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर 2r1 r2, तो 2 तो कांस्टेंट है, r1 r2 का वैल्यू डालना है, r1 ये है r2 ये है, r1 r2 का स्क्वायर करोगे वो भी निकाल लोगे। d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स, एक सेंटर ये है दूसरा सेंटर एक और था, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आप सारा वैल्यूज अब इस इक्वेशन में पुट करो। जब सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? g माइनस जी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट के का डिफरेंस की बात कर रहा है, तो घटाओ उसका क्या डिस्टेंस आएगा। इसी तरह एफ डैश का जो डिफरेंस है वो निकाल लो। फिर आपका g स्क्वायर, ये जो r1 है उसका स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर हो जाएगा, तो g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c हो जाएगा, g डैश स्क्वायर f डैश स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। तो अब सारे इस वैल्यूज को आपको घटाना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसको अगर ब्रेक करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस नहीं भी लिखेंगे तो भी टर्म वही आएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है एग्जैक्टली। आप देखो कैलकुलेट करके, -g डैश निकालोगे तो उसमें एक टर्म पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप लिखेंगे -g डैश, तो माइनस माइनस प्लस g डैश हो जाएगा और एक टर्म माइनस आएगा। तो जब इसको ब्रेक करोगे ना तो क्या होगा? g स्क्वायर एंड g डैश स्क्वायर दोनों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों स्क्वायर टर्म है। -2g डैश आएगा, तो ये माइनस टर्म अगर आपने ले लिया तो आप अगर यहाँ पे माइनस मेंशन नहीं भी करते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि टर्म तो है जो है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। एक टर्म जो मल्टीपल वाला होगा वो नेगेटिव आएगा। इसी तरह एफ डैश का डिफरेंस निकालें तो एफ स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर -2f डैश हो जाएगा। ये टर्म पूरा आपका एज इट इज स्क्वायर टर्म के साथ है, माइनस से बस मल्टीप्लाई करके लिख दो,
ये टर्म भी माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहाँ पे जी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, जी डैश स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, एफ स्क्वायर आपका ये जो टर्म है कैंसिल हो जाएगा, एफ डैश स्क्वायर कैंसिल। सो बचता क्या है, 2g डैश माइनस 2f डैश प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में आपका बचता है। डिनोमिनेटर का तो कोई भी टर्म कैंसिल हो नहीं रहा, एज इट इज रह जा रहा है, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस साइन चूंकि इन दोनों टर्म में है तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास मिलता है cos थीटा एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, वो हो जाता है c प्लस सी डैश माइनस 2g डैश प्लस एफ डैश डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू 2g डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर माइनस सी डैश, यहाँ सी डैश होगा। तो ये रिजल्ट जो है वो आपका एंगल बिटवीन टू सर्कल्स निकालने के लिए यूजफुल है। अब देखो, मान लो यहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलने के बाद एक चीज हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा एनालाइज करें अगर इस सिचुएशन को। तो अगर एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, और दोनों के बीच आपने cos थीटा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला निकाल लिया, और अगर सपोज यहाँ कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिलता है, अगर कोई वैल्यू मिलेगा, दैट मीन्स देयर इज cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग, तो आप थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स करके निकाल सकते हैं, और यहाँ बोला जा सकता है कि देयर इज सम एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। लेकिन मान लो अगर cos थीटा का ये वैल्यू सपोज 0 आ जाए, ये जो वैल्यू आपने बाय दिस हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशंस निकाला है, और अगर ये वैल्यू 0 आ जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? जस्ट रेज योर हैंड। टेल मी। अगर ये वैल्यू सपोज ये सब कुछ कैंसिल होकर 0 आ जाए, देन उसका मतलब क्या होगा? देयर इज नो एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? हाँ शिवम बोलिए। मैम इसके बीच तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं। की आवाज नहीं आ रही है। मैम बोले ना कि इसके बीच अगर cos थीटा इक्वल टू 0 होगा तो इसके बीच तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं। तो हाँ, तो एंगल नहीं बनेगा, मतलब इन दैट केस हम कह सकते हैं नहीं एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो दो सर्कल है, देखो सर्कल के बीच में कभी भी एंगल तभी बनेगा जब वो इंटरसेक्ट करेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो एंगल नहीं बनेगा, दैट मीन्स वो दोनों सर्कल ऐसा कुछ है, या फिर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बोलो इस तरह का है, ऐसा ही एंगल्स, ऐसा ही सर्कल्स हो सकता है। लेकिन अगर एंगल बनता है, दैट मीन्स दीज टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, यू कैन से। लेकिन अगर एंगल नहीं बन रहा है, दैट मीन्स वो दोनों एक डिफरेंट सर्कल है और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो सर्कल टेंजेंट फॉर्म करे, लाइक ऐसा हो सकता है कि उसका एक पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा हो, बट वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। एक कॉमन पॉइंट सर्कल में हो सकता है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये भी पॉसिबिलिटी है। दोनों फॉल अपार्ट हो, दोनों दो डिफरेंट सर्कल को मीन करे, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट इंटरसेक्शन का जो पॉसिबिलिटी था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा व्हेन आप बात कर रहे हैं कि दोनों सर्कल्स के बीच में कोई एंगल नहीं है। और अगर इसी में आपने cos थीटा में हम लोगों ने दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की बात की, अगर ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो कुछ भी पॉजिटिव एंगल होगा। सपोज अगर बहुत, मान लीजिए कुछ ऐसा एंगल हो, बहुत कम एंगल हो, दैट मीन्स सपोज 1 डिग्री एंगल, लाइक ऐसा कुछ हो, तो बहुत कम इंटरसेक्शन का पोर्शन ऐसा कुछ आएगा। तो ये चीज दिमाग में रखो कि कैसे वो रिजल्ट आ रहा है।
और रिजल्ट का मीनिंग क्या है, उस रिजल्ट से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आपको रिजल्ट होता है पता बहुत सारे केसेस में, बट उस रिजल्ट का मीनिंग क्या है यही नहीं मालूम होता। ठीक है, तो अगर cos थीटा है दैट मीन्स देयर इज एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, देन हमेशा वो इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तभी एंगल बनेगा, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तभी तो आप ऐसे टेंजेंट निकाल लोगे। ये टेंजेंट निकाल रहे हो, फिर दूसरे का टेंजेंट ले रहे हो, और दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहे हो। हाँ शिवम बोलिए। मैम अगर दो दो सर्कल है, तो अगर हाँ। वो दोनों सेंटर पे मतलब वो इंटरसेक्ट करता है तो उसका एंगल 60 डिग्री होगा ना मैम? दोनों इंटरसेक्ट करता है तो कितने सेंटर पे एंगल इंटरसेक्ट, है? सेंटर पे। नहीं, आपकी आवाज हेलो, समझ आ रही है। है ना कि हाँ दो बोलो। सर्कल है ना, तो दो सर्कल अगर दोनों आपकी तो उसका आवाज में एंगल कितना होगा? म्यूट नहीं, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। मैम बोल रहे हैं ना, हम्म अगर दो सर्कल हम्म सेंटर पे इंटरसेक्ट करता है तो दोनों थीटा कितना होगा? सेंटर पे, एकदम सेंटर पे एंगल कर रहा है, सेंटर पे ये बोल रहे हैं। यस, यस मैम। जैसे मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सेंटर को क्रॉस कट कर रहा है, यस मैम। कुछ ये दोनों सेंटर ही आ रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। कैसे होगा? मैम थ्री 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 सर्कल, तीन सर्कल अगर लेंगे तो। 3 सर्कल, यस मैम। मान लो 3 सर्कल है, तीनों सर्कल को कैसे ले रहे हो, ये भी तो बताओगे एंगल। एक वो सर्कल मैम लिया, वो सेंटर पे कट रहा है। सेंटर पे कट रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है लाइक सेंटर, ऐसा ये डिस्टेंस सेम हो रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो सेंटर जो डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस, इसमें देखो ऐसे कर सकते हो, ये आप वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका सेंटर जो है वो इसका सेंटर, दोनों का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, मतलब समझ लीजिए इन दैट केस इसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू रेडियस होगा ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि आपने सेंटर पे इंटरसेक्शन की बात की। तो दिस होल डिस्टेंस जो होगा ये इसके लिए रेडियस का काम कर रहा है, ये इसके लिए रेडियस का काम कर रहा है, तो दोनों रेडियस है। तो उसमें सिंपली फॉर्मूला पे डाल के रखो, cos थीटा का जो एंगल है वो डिपेंड करता है, देखो दोनों इक्वल सर्कल होगा तभी ऐसा होगा, दोनों सर्कल का रेडियस सेम है तभी ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डिस्टेंस जो होगा दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू सिंपली आर हो जाएगा, या फिर R1 डाल लो, R2 डालो, कुछ भी डाल सकते हो, R1 माइनस R2 डालोगे, वो रेडियस पे डिपेंड करता है, दिस माइनस R, और R2 R1 सब तो एक ही है यहाँ पे, तो R1 R1 रिप्लेस कर दो, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक आपका ये बचेगा, 2R1 R2 कर दो, समझ रहे हो। तो माइनस R1, ऊपर आपका जो रिमेनिंग टर्म रहता है वो माइनस R1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2R1 R2, तो फिर वो R1 है 1/R हो जाएगा, 1/2R हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये रेडियस पे ही डिपेंड करेगा उसका एंगल क्या होगा, क्योंकि अगर देखो सर्कल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्कल का रेडियस कितना है उस पे डिपेंड करता है वो कर्व कितना बनाएगा। अगर छोटा सर्कल लेंगे तो इसका कर्व ज्यादा होता है, कर्व ज्यादा होगा ना तो एंगल ज्यादा लार्जर बनेगा, समझे, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। सर्कल जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसका कर्व जो होगा वो कम होगा, और जितना छोटा सर्कल होगा वो उतना ज्यादा कर्वी लीनियर होगा, ज्यादा कर्व कर्व के फॉर्म में होगा।
जैसे मान लो आप एक कुछ ऐसा समझो, सर्किल जो बनता है वो क्या होता है, एक तार को आप फोल्ड करके ऐसे बना रहे हैं, और जितना छोटा बनाएंगे उतना ज्यादा आपको फोल्ड करना पड़ेगा, और जितना लार्जर बनाएंगे उतना कम फोल्ड करना पड़ेगा हर पॉइंट पे। समझ रहे हैं? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर छोटा सर्कल है ना तो ज्यादा कर्व बनेगा, अगर लार्जर सर्कल है तो कर्व कम बनेगा, तो एंगल छोटा। समझ रहे हैं? ये इस पॉइंट पे डिपेंड करता है। चलो एक इक्वेशन लिखिए, S हमारा एक इक्वेशन है, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमारा एक इक्वेशन है S डैश, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6y माइनस 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नॉट प्लस 4 प्लस 10 कर दो, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताइए, ये दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, एंगल बिटवीन दीज टू सर्कल्स क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू सर्कल्स विद द हेल्प ऑफ जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था। यहाँ ध्यान देना, मैंने y पहले लिखा है, x बाद में लिखा है, ऐसा ना कि वो कि आप सेंटर निकालने में y और x कोऑर्डिनेट को मिक्स कर दें, तो ये ध्यान रखिएगा। करके देखिए तो सॉल्व होता है।
बताइए क्या आंसर होगा। What is the angle between these two circles? किसी ने नहीं बनाया? क्या करना है? जो हम लोगों ने पढ़ा था वही करना है ना, बस सिंपली cos थीटा इज इक्वल टू सी डैश। तो सी की जगह देखिए यहाँ क्या है, 7 है, 7 प्लस 10, सी प्लस सी डैश लिखते हैं हम लोग, सी प्लस सी डैश 7 प्लस 10 माइनस कॉमन ले लिया था 2g डैश, तो 2 तो रहेगा ही, g और g डैश, g कितना होगा यहाँ -4 है, तो -4 डिवाइडेड बाई -2 क्या हो जाएगा, -1/2 होता है हमारा सेंटर का फॉर्मूला, और कोएफिशिएंट ऑफ 4 तो दैट इज -4, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 4/2 दैट इज 2, सो ये 2 into 2, जी डैश देखो क्या है, प्लस है, तो दैट इज -3 हो जाएगा, तो यहाँ से आप ये निकाल रहे हैं 2g डैश, ये आया प्लस साइन 2f डैश, 2 एज इट इज, f देखो, just wait, this is not 3 actually, this is 5 plus 5 because मैंने y कोऑर्डिनेट ले लिया, x कोऑर्डिनेट लेना है ना, so -5, 2 times f dash, so f is this is, that is -8, -8 है तो उसका डिवाइड करो, -4 हो जाएगा, this term into, यहाँ पे आइए देखिए y का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है, पॉजिटिव, तो ये भी -3 हो जाएगा, सो 2f डैश, ये इतना कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स √ g1 स्क्वायर, g2 स्क्वायर, और हम लोग क्या पढ़े थे, देख लीजिए एक बार वापस से, g स्क्वायर f स्क्वायर -3, g डैश स्क्वायर f डैश स्क्वायर -3, सो यही टर्म हम लोग फिर से यहाँ लिख लेंगे, तो g हमारे पास क्या है, इसमें g टर्म आया था 2, सो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो डायरेक्टली 4 प्लस साइन, इस केस में क्या है हमारा, ये आता है 4 टाइम्स, सो 4 नहीं -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर दैट इज 16, दिस टर्म -3, तो यहाँ पे -7 ये टर्म आ गया, इनटू दूसरा टर्म देखो क्या है, g डैश, सो g डैश यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस b होगा तब भी पॉजिटिव ही आएगा, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25, नेक्स्ट हमारा टर्म होगा f, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 -10, सारे वैल्यूज को बस सॉल्व करके लिख दो क्या आता है, तो 7 10 जोड़िएगा आपका 17 टर्म आ रहा है, दैट माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 5 into 2 10, 10 into 2, सो दिस इज माइनस साइन देने के लिए ये आपका आ रहा है 20, इधर देखिए ये प्लस में आ, तो 4 3 सा 12, 12 into 2, ऐड कर दो 24, this term being divided by, ये भी आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 है √14 + 16 +
4 हो जाएगा 20, तो अंडर रूट आपका 20 में से 7 घटा रहे हो, दिस इज रूट 13, एंड यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा 25 माइनस 25 प्लस 9 माइनस 10। बस इसी चीज को सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वही हमारा थीटा का फॉर्म देगा। तो यहाँ कुछ ना कुछ ये चीज हमेशा दिख रहा होगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है। अगर उसका कोई मैथमेटिकल वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं एंगल शो करेगा, एंगल रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स दैट टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है, और एंगल यहाँ चूंकि देखिएगा दिस टर्म इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये हमारा टर्म स्मॉलर नंबर से घटेगा, तो जो टर्म आएगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव शो करेगा। तो नेगेटिव शो करेगा, तो ये चीज आप यहाँ से बता सकते हैं कि अब चूंकि एंगल cos थीटा नेगेटिव है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब एंगल जो होगा दैट इज ये इस सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। मतलब क्या होता है, π/2 और पाई के बीच का कोई एंगल होगा, क्योंकि -1 यहाँ होता है वैल्यू कॉस का, 0 ये 1 होता है, ये -1 होता है, और यहाँ 0 एंगल होता है। तो आप बोल सकते हैं कुछ ना कुछ इस क्वाड्रेंट में लाई करें। यस मैम, कर दिया। कर दिए। ठीक है, कोई ऐसे भी है जिनका नहीं हुआ है? यस मैम, मेरा नहीं हुआ अभी, आज कर देंगे। ठीक है, आज मुझे भेज दो, जिसका भी नहीं हुआ है आज कर दो फाइनल। ठीक है।